नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जुबानी जंग तो हो ही रही है, हमले और हमले से बचने की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान भड़क गया है और उसमें शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों को तय तारीख तक वापस भेजने के लिए कह दिया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या सोच रही है? क्या उसे लग रहा है कि दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वे परमाणु युद्ध की तरफ भी जा सकते हैं? अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनमें पहलगाम हमले की निंदा चौतरफा तौर पर की गई है और आतंकवाद से लड़ाई में भारत का साथ देने की बात भी कही गई है। मगर लगभग सभी प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान और पाकिस्तान की भूमिका पर चुप्पी दिखलाई देती है। इस चुप्पी का क्या मतलब है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक हास्यास्पद टिप्पणी भी आई है। इससे पता चलता है कि उनका सामान्य ज्ञान क्या है, उन्हें भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के इतिहास की कितनी जानकारी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का विवाद पिछले 500 या 1000 साल से चल रहा है। हाँ, ईरान ने ज़रूर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि वो मध्यस्थता कर सकता है। हालाँकि मोदी सरकार अभी इस मूड में नहीं होगी। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करके ये जताने की कोशिश में है कि वो पहलगाम का बदला ले रही है और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को नहीं बख्शेगी। ऐसे में सूरत-ए-हाल क्या है? क्या हो सकता है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब, जो इस समय भारत के दौरे पर हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं। प्रोफेसर मुक्तदिर, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, हेलो, हाय जी, मेरा पहला सवाल यही है, कैसे देख रही है विश्व बिरादरी, अमेरिका, यूरोप कैसे देख रहा है ये जो दोनों देशों के बीच एकदम से टकराव बढ़ता दिख रहा है? देखिए, जो वेस्टर्न ममालिक है उनका इन प्रिंसिपल सपोर्ट इंडिया के लिए है, बिकॉज वो खुद टेररिज्म के टारगेट्स है। और पिछले जब से अक्टूबर 7 में हमास ने जो इजराइल पे हमला किया था, तो उसके वजह से तो ऑलरेडी पब्लिक, एलीट, मीडिया वगैरह तो काफ़ी सेंसिटिव है इस इश्यू पर, एंड दे आर ऑल वेरी, मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी सख्त मूड में है ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के। कोई चीज़ टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि उससे सिविलियंस का मतलब मारे जाते हैं, इट डिस्टर्ब सोसाइटी वगैरह। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब दे सी दिस कमिंग फ्रॉम ए कॉमन एनिमी, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म कह लें, इस्लामिक टेररिज्म। तो अगर इजराइल है, अमेरिका है, यूरोप, दे ऑल सी दिस एज एक शेयर्ड प्रॉब्लम। लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है इंडिया में, जैसे इट इज वी आर ऑटोमेटिकली कंक्लूडिंग, मैंने भी ये कंक्लूड किया कि इस तरह का अटैक विदाउट पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं हो सकता। सो वहाँ पर आके इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब दूसरी रास्ता ले रही है। दे आर विलिंग टू कंडेम टेररिज्म एंड टेररिस्ट, बट दे आर नॉट एक्सटेंडिंग कंडेमनेशन, वो एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं टू पाकिस्तान। मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक बयान नहीं देखा जिसमें पाकिस्तान की निंदा की गई ऑन दिस इशू, विच मीन्स के वो सटनली कह रहे हैं कि इंडिया को कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, मतलब आप साबित करें कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, तो शायद उसके बाद देयर विल बी सम एसोसिएशन। और जो इंडिया को सपोर्ट मिल सकता है, देखिए 2-3 किस्म के सपोर्ट मिल सकते हैं। एक तो एक मॉरल सपोर्ट जो इंडिया को ऑलरेडी मिल गया है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि सिर्फ कैजुअलिटीज़ हुए हैं, कोई डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन ऐसा नहीं हुआ प्रॉपर्टी वगैरह का, तो कोई ऐसा फाइनेंशियल एड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आ जाती। बट जो इंडिया चाहता है कि दे स्टैंड विथ इंडिया व्हेन इंडिया गोज आफ्टर पाकिस्तान, वो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। उसमें इंडिया विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि इंडिया को के लिए 3 प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। एक तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से 370 को एब्रोगेट किए, उनकी जो नैरेटिव है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है, वो उस पर तो पानी फिर गया है। तब इट इज़ वेरी क्लियर कि अब वो नॉर्मलसी नहीं होगी, क्योंकि देखिए जब इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा, सिर्फ वो पाकिस्तान को नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, पहले तो ये टेररिस्ट को पकड़ना है, दे हैव टू सर्च। और जो काउंटर टेररिज्म, आप कितनी भी अच्छी मतलब
नीयत से करें, कितना भी केयरफुली करें, इंडिया की मिलिट्री सद्भावना बोल के एक प्रोग्राम भी शुरू करिए तो विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ कश्मीरी, उसमें पब्लिक का ऑपरेशन होता जरूर है। मतलब आप पब्लिक पे कुछ ना कुछ आप अत्याचार कर ही देंगे, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू, मतलब डोर टू डोर सर्च कर रहे हैं, सोचिए आप, तो शहर बंद हो जाता। सो इंडिया इज गोइंग टू कॉज सम ट्रबल डोमेस्टिकली, तो वो नॉर्मल सी नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप इतनी फौज लेके ढूंढ रहे हैं। तो कश्मीर की नॉर्मल सी का एक नुकसान हुआ है। दूसरी चीज ये है डोमेस्टिकली कि क्या सवाल सबसे बड़ा है कि क्या वापस टूरिस्ट आएंगे कश्मीर को इसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आतंकवादियों ने दो बड़े अजीब चीजें की हैं। एक तो उन्होंने औरतों को छोड़ दिया, सिर्फ मर्द को मारा, दैट वॉज वेरी सस्पिशियस टू मी। मुझे देखिए, टेररिस्ट एक बार आप बन जाते हैं ना तो आपकी मॉरल कह सकते हैं कुछ रहता ही नहीं है, मॉरलिटी। तो आप बच्चों को भी मारते हैं, औरतों को भी मारते हैं, सबको मार देते हैं। तो मुझे वहीं से शक होने लगा कि दीज पीपल मे हैव मिलिट्री ट्रेनिंग, नॉट सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग, फौजियों की आदतें हैं इनको, कि इसलिए उन्होंने सिर्फ मर्द को अलग किया और मारा, एंड दे डोंट सी देमसेल्फ एज टेररिस्ट उनको मारते हुए। तो वो एक है। दूसरी अजीब चीज जो उन्होंने की है कि जो आइडेंटिफाई रिलीजन की बात की गया, सिर्फ हिंदुओं को हम मारेंगे, सो दैट कुड अंडरमाइन टूरिज्म। मुझे लगता है वो टूरिज्म और जो रिलीजियस टूरिज्म है कश्मीर को लेकर, उसको टारगेट करने का वो है। तो देयर माइट बी पीपल हु माइट बी हेजिटेट टू गो, तो उससे कश्मीर की इकोनॉमी की जो नॉर्मल सी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब कश्मीरी बेचारे फंस गए ना, उनके पास मतलब काउंटर टेररिज्म के भी वो शिकार बनने वाले हैं, इकोनॉमी के भी। अब जो तीसरा मसला है हाउ टू डील विद पाकिस्तान ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, उसमें दो हिस्से हैं, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट और एक जो काइनेटिक फ्रंट कहते हैं, जो मिलिट्री फ्रंट है। डिप्लोमेटिक तो मतलब वो स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी इंडिया के पास लिखा हुआ है, दे विल आइसोलेट पाकिस्तान, दे विल एसोसिएट पाकिस्तान विद टेररिज्म, कोशिश करेंगे कि यूएन या अमेरिका पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन खड़ा कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट, जो सोशल ट्रूथ पे जो उनका क्या बोलना चाहिए पोस्ट थी, वो मतलब वो इट टोल्ड यू के फर्स्ट के किसी ने नहीं लिखा, उन्होंने खुद लिखा है वो दैट इज एन इंडिकेशन के ये गॉट नो हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट, बट इट आल्सो रिवील्स हिज ओन सेंटिमेंट। मतलब उनकी खुद की सोच जाहिर हो गई, जिसमें ही सेड आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तान भी कह दिया। So it is going to be a diplomatic challenge to take out the second part. ना यही डॉक्टर जयशंकर का भी ये चैलेंज है कि somehow he makes Donald Trump say I'm very close to India, I'm very hurt by what Pakistan did to India, and so I'm making Pakistan a terrorist sponsor of terrorism. ये चाहिए ना, डिप्लोमेटिक गोल ये है। लेकिन इंडिया जो थोड़े स्टेप्स ले रहा है उसको भी जस्टिफाई करने डिप्लोमेसी करना पड़ेगा। अगर वो मतलब मिलिट्री अटैक लेते हैं, सर्जिकल अटैक्स, अगर सर्जिकल अटैक में कोई सिविलियन मर जाता है पाकिस्तान के साइड पर, तो इंडिया विल हैव टू डील विद द मीडिया। एकदम वेस्टर्न मीडिया तो चढ़ाई कर देगी कि पहले तो आप कश्मीर में भी जुल्म कर रहे हो, अब वहां जाके भी आप जुल्म कर रहे हो, सिविलियंस को मार रहे हो। सो इंडिया के लिए इट इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस और फॉरेन पॉलिसी में। और लेकिन क्या ये मुक्तदर साहब, क्या ये एक तरह से तय माना जा रहा है? मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को भी देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के भी देख रहा हूँ, दोनों तरफ ये तय माना जा रहा है कि कोई तो एक्शन होना है और बड़ा एक्शन होना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इसको इसी तरह से देख रही? नो, देखिए, द ओनली सरप्राइजिंग रिस्पांस जो आया है वो चाइना की तरफ से आया। बहुत सख्ती से उन्होंने कंडेम किया ये टेररिस्ट अटैक। चाइना खुद ऐसे टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार बन चुका है पिछले सालों से। दे आर क्वाइट अनहैप्पी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज नॉट एबल टू पुट ए लिड ऑन इट। देखिए, आप टेररिज्म एक गंदी बो की तरह है, आप एक बार कमरे में छोड़ देना तो सबको तंग करेगी, राइट? तो इट इज नॉट गोइंग टू से कि मैं कंट्रोल करूंगा कि सिर्फ मुकेश साहब को ये स्मेल जाए, दूसरों को नहीं जाए, नेट वैसी चीज है वो, लाइक ए पॉइजन गैस। तो वो चाइना को भी अंडरमाइन कर रही है, इंडिया को भी। तो द चाइनीज आर वेरी अपसेट कि उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो अंडरमाइन हो रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एबल टू कंट्रोल। तो अगर मिलिट्री की नौबत आती है तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट पाकिस्तान जितना वो कर सकते हैं, बट डिप्लोमेटिकली दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड कवर फॉर टेररिज्म। ये एक नई चीज आई थिंक पाकिस्तान शुड फेस, कि दुनिया में कोई भी उनको डिप्लोमेटिकली अब सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जब अनलेस इंडिया कोई सख्त ऐसा स्टेप ले लेता है
जिससे लोग मजबूरन विल हैव टू टेल इंडिया दिस इज टू मच। तो उसमें जो देखिए जो इंडिया अभी जो मेजर्स जो इंडिया लिए है ना वो तबरुकन है, मतलब प्रसाद के तौर पे इट इज लाइक छोटा मोटा। और वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो इन्होंने अबेंस किया है वो मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ, लेकिन ये मोदी सरकार पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। मैं जो लोग संजीदा है मैं उनसे कहता हूं कि गूगल पे आप टाइम सर्च कर सकते हैं, तो आप 20 अप्रैल से पहले की सर्च में जाके इंडस वाटर ट्रीटी करें, आपको पता चल जाएगा कि 2023 से इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं। इंडिया इज ऑब्जेक्टिंग, इंडिया वांट्स टू रिविजिट द ट्रीटी, उसको रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी तंग किया हुआ है जो इंडिया जो 2 डैम्स बनाने की कोशिश कर रहा है, दे हैव बीन ऑब्जेक्टिंग टू इट, सो इंडिया वांट्स इट चेंज। तो इवेंचुअली ये होने वाला था ये, तो इंडिया हैज टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और इट इज लुकिंग एज इफ कि हमने इमीडिएटली एक सख्त स्टेप उठाया है। एक्चुअली सख्त स्टेप कुछ भी नहीं उठाया है, लेकिन ये जो टिट फॉर टैट जो चल रहा है ना, व्हाट पाकिस्तान डिड इज मोर डैमेजिंग। जो उन्होंने शिमला ट्रीटी को अबेंस में कर दिया, क्योंकि शिमला ट्रीटी के 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो बांग्लादेश का रिकग्निशन, वो अब रिवर्स तो नहीं हो सकता, इज अ मेंबर ऑफ द यूएन वगैरह, वो तो जाका हुआ ही है। तो बाकी के 2 है, एक इनडायरेक्ट रिकग्निशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का, और दूसरा जो था कि ये अग्रीमेंट दोनों मुल्कों का था कि बायलैटरली हम मसला रिजॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पिछले 20-25 साल से यूएन को जा रहा है कश्मीर का मुद्दा लेके, पाकिस्तान वांट्स टू मेक इट मल्टीलैटरल। और अगर अब शिमला अग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कि वो अब अमेरिका को खींच के लाए, या बर्तानिया या ईरान या ओआईसी, एंड इंडिया कांट से कि नो वी विल नॉट डू दिस बिकॉज वी हैव शिमला अग्रीमेंट, क्योंकि शिमला अग्रीमेंट नहीं रहेगा। तो आई थिंक डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए इट इज थोड़ा नुकसानदेह है अगर शिमला ट्रीटी बंद हो जाती है। और अगर पानी रोक देते हैं इंडिया, विच इज अभी तो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, उनको डैम में बनाना पड़ेगा और ज्यादा, लेकिन जितना इंडिया रोक सकता है ना, वो गर्मा के महीनों में बहुत तकलीफ होगी पाकिस्तान को, अभी नहीं होगी। जब फ्लो पानी का कम हो जाएगा जब जरा मुश्किल होगी पाकिस्तान। एट दैट टाइम इंडिया के लिए ट्रिकी हो जाएगा कि इफ दे कॉज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो फिर वर्ल्ड की सिंपैथी पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी। सो दे हैव टू मेक श्योर कि ये मेजर से पहले, ये नौबत आने से पहले दे हैव सम काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। और जो काइनेटिक ऑप्शंस बोल रहे हैं, देखिए अगर ये छोटा अटैक करते हैं ना, जिसमें जाके कोई भी ऐसी रैंडम बिल्डिंग को उड़ा दिया और कह दिया कि ये टेररिस्ट कैंप है, तो पाकिस्तान भी वही करेगा। वो भी आके कोई ऐसी चीज को अटैक कर देगा, कुछ तो भी पहाड़ को इसको, और कह दिया कि हमने तो इंडिया में ये डिस्ट्रॉय कर दिया, विच विल बी क्वाइट पॉइंटलेस। मतलब बट इफ इंडिया वांट्स टू डू समथिंग सीरियस, it will have to be against terrorist targets, it can't be against civilian or military targets। तो उसमें इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। और तीसरी चीज ये है कि अगर ये छोटी मोटी जंग कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की फौज की कोई इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान में, और शहबाज शरीफ की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया हमला करता है, बाकायदा जंग टाइप हमला करता है, तो पाकिस्तान की सारी पब्लिक फौज के बिहाइंड आ जाएगी और इट विल कम बिहाइंड। तो अनलेस इंडिया कॉजेस सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान, इट विल ओनली स्ट्रेंथन जनरल आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, वो छोटा। और बड़ी जंग इंडिया नहीं कर सकता बिकॉज पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत लो है। देखिए मतलब दे आर वेरी क्विक ऑन द ड्रॉ, जहां तक के न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए तो बार बार न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारा पूरा प्लान तैयार है, हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे और हम रुकेंगे नहीं, फर्स्ट यूज का हमारा कोई वो नहीं है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फर्स्ट यूज कंट्री, इंडिया इज नॉट। दूसरी चीज ये है कि उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना, कि वो बहुत लो है, मतलब इट इज डिलिबरेटली लो बिकॉज दे आर यूजिंग इट एज अ डिटरेंस इंडिया के पास। सो इंडिया हैज नो कन्वेंशनल ऑप्शंस, बहुत कम है इंडिया के पास। अब ये और बात है कि अगर इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के 2-3 जो सबमरीन्स है वो दिख गए, उसको उड़ा दें, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डू, बट इफ दे मूव ट्रूप्स इन, प्रॉब्लम ये है मुकेश जी कि ये जो
मोदी सरकार के जो बंदे हैं, खासतौर से राजनाथ सिंह वगैरह, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं पिछले 2 साल से कि हम गिलगित बल्तिस्तान हम ले लेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे। तो देयर मस्ट बी सम सपोर्टर्स थिंकिंग चलो अब तुमको मिल गया एक्सक्यूज, जाओ ले लो, राइट। तो अब उसका देयर मस्ट बी सम पीपल इन द बीजेपी फोल्ड या जो एंटी पाकिस्तान है, उनके दिमाग में ये बात तो आ रही होगी, चले हमको मौका मिल गया है अब हम जाके ले लेंगे, क्योंकि इफ दे बिलीव व्हाट द मोदी गवर्नमेंट इज सेइंग। तो मोदी गवर्नमेंट ने जो पहले के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स इन्होंने किए थे पुलवामा के बाद, उरी के बाद वगैरह, उसको इतना बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया है कि घर में घुस के मारे ये वगैरह, कि नाउ द पब्लिक इज एक्सपेक्टिंग ए बिगर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इतना हेनस और जितना मतलब मेरे पास हिंदी के अल्फाज नहीं है, बहुत घिनौनी हरकत थी दिस टेररिस्ट अटैक, के उसका प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स विल हैव टू बी मच हायर देन जो पहले किए। तो ये चैलेंज है मोदी के लिए, टू हाउ टू गेट इट राइट, कि थप्पड़ भी मारे लेकिन जंग ना शुरू करें। जी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान चुप रहेगा? पिछली बार तो चलिए उसने कुछ एयर स्ट्राइक का जवाब दे दिया था, थोड़ा बहुत अभिनंदन को पकड़ लिया, फिर छोड़ भी दिया। लेकिन इस बार मामला अगर ये इस तरफ से एस्केलेट होगा तो पाकिस्तान क्यों चुप रहेगा? सर, जो पहले बार जो विंग कमांडर अभिनंदन का जो एपिसोड हुआ है, उसमें सिवाय इंडियंस के नोबडी थिंक्स के इंडिया हैड एन अपर हैंड इन दैट एक्सचेंज। मतलब इंडिया का एक जहाज उन्होंने गिरा ना, और क्या लिया था इंडिया के पायलट को। इंडिया ने कहते रहा कि हमने F-16 को गिरा दिया, which nobody believes because यूएस ने काउंट कर लिया, वो 86 या 85 है पाकिस्तान के पास F-16, they are still operation। तो आई थिंक के मतलब आई डोंट नो कि द मीडिया इज सो क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के वो कबड्डी देखे आप, ऐसा हाथ क्यों मार के वापस आ जाते हैं कबड्डी में, कबड्डी करके वापस आ जाते हैं जल्दी से भागकर, हाथ लगे या ना लगे। तो मीडिया कैन मेक ए बिग डील आउट ऑफ इट कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मे बी दैट माइट सेव। बट देखिए, हर एक्शन के दो रिस्क होते हैं, एक पॉलिटिकल रिस्क होता है, एक पॉलिसी रिस्क होता है। यानी अगर ये हमला करे तो पॉलिसी रिस्क है कि पिटाई भी हो जा सकती, मतलब आपका इनिशियली अगर आपने 4-5 हवाई जहाज भेजे और उनमें से 1-2 को उन्होंने शूट कर दिया, राइट, तो इट्स अ पॉलिसी आपकी एकदम बैकफायर हो जाती है, तो इट्स अ पॉलिसी रिस्क है। लेकिन पॉलिटिकल रिस्क भी ये है कि आपने ऐसी हरकत की एंड पीपल देन फील के इट वाज अ डिजास्टर, तो आपको उसका इलेक्शन, मतलब मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात लगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पब्लिक में जो पहला स्टेटमेंट आया वो बिहार से आया। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में टू कन्विंस इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ऑलरेडी कैंपेन मोड में आ गए हैं, तो ही इज यूजिंग दिस फॉर हिज पॉलिटिकल कैंपेन। मतलब सो आई थिंक के पब्लिक को अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई ऑलरेडी दे आर ट्राइंग टू कैश इन ऑन दिस पॉलिटिकली, तो विच इज आई थिंक इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब वो अपनी पार्टी का इंटरेस्ट, कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर कर रहे हैं। जी, ये बताएं कि क्या बैक चैनल किसी तरह के कुछ मीडिएशन की कोशिश चल रही होंगी, समझाने की कोशिश चल रही होंगी कि थोड़ा सा रजिस्ट करो, एस्केलेट मत करो? तो आई एम श्योर के बैक चैनल पे कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, नॉट ओनली विद पाकिस्तान डायरेक्टली, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूएई और यूएस का भी इसमें रोल हो, टू हैव सम बैक चैनल कम्युनिकेशंस। बट चक्कर ये है सर कि इस प्रॉब्लमैटिक इज के एक चीज पे जो इंडियन मीडिया ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है कि ये जो इंडिया की ना रॉ को इन्होंने इतना चढ़ाकर बातें की हैं अबाउट इंडियाज कैपेबिलिटीज, मोसाद के बाद इट इज द सेकंड बेस्ट, CIA से भी बेहतर है। देखिए, मुसलसिल फेलियर्स होते जा रहे हैं। एक तो अमेरिका में जिस तरह वो पकड़े गए, इट वाज शर्मनाक, पन्नोगेट कहता हूँ मैं उसको, असैसिनेशन अटेम्प्ट, जिसमें इतनी शर्मिंदगी हुई इंडियन गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का जो अपसेट हुआ, दे डिड नॉट एंटिसिपेट। भाई बांग्लादेश में इंडिया वाज ऑल ओवर द प्लेस, आपके बंदे तो गवर्नमेंट के इतने करीब थे और आपको कोई एहसास नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। एंड बाद में जो एक्यूजेशंस किए कि द यूएस गवर्नमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर रिजीम चेंज, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या सो रही थी?
तो ये दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर था चंद महीनों में, और अब ये तीसरा इतना बड़ा इंटेलिजेंस, इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट हैपेंड ऑन October 7। जो इजराइल में हुआ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, फिर इजराइल की फौज 5-6 घंटे तक नहीं आई वहां पर, हालांकि इजराइल इतना छोटा है। यहाँ पर भी देयर वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर, और उसके बाद देयर वाज सिक्योरिटी फेलियर कि आप आए नहीं, बचा भी नहीं सके उनको। और मेरे शो पर एक साहब है, ही वाज विद हिज फैमिली इन कश्मीर, वो कह रहे हैं कि सर मैं तो मिलिट्री का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं जब ये बैसरान की जो इलाके को देखा, आई रियलाइज के it is not safe place to be, and he decided not to go। मतलब वो पहलगाम में ही रह गए, वो गए नहीं बैसरान। and I was so impressed। और फिर वो वहां पे इतने टूरिस्ट थे और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई एंटिसिपेशन नहीं। मतलब जो टेररिस्ट है उनकी इंटेलिजेंस इंडिया की मिलिट्री की इंटेलिजेंस से बेहतर है ना, बिकॉज दे वर एबल टू फाइंड अ वीक स्पॉट। सो एक बहस ये भी होनी चाहिए कि व्हाट हैज हैपेंड टू इंडियाज इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट इन कश्मीर। जी, ये बात भी निकल कर आ रही कि भारत इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। आपने जिक्र किया 7 अक्टूबर का, हमास ने हमला किया, इजराइल ने जबरदस्त वार छेड़ दी। तो भारत में भी एक तबका है जो ये मानता है कि वो इजराइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्या आपको लग रहा है इस तरह की कोई चीजें सोच सकती है भारत सरकार, सोच रही हो? देखिए इजराइल और हमास इज लाइक विक्रांत ओक प्लेइंग ए मिडिल स्कूल के बच्चे को बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान इज लाइक सचिन तेंदुलकर एंड शोएब अख्तर। इट इज नॉट, हमास की तरह हेल्पलेस नहीं है। हमास के पास फौज नहीं है, हमास के पास एयरफोर्स नहीं है, हमास के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं है, हमास के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो जिस तरह से गाजा में जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, मुसलसल मारे जा रहा है सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को, तो क्या ये इंडिया यही करना चाहता है? जाके औरतों को, बच्चों को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ये मारना चाहते हैं? मार के देख लें, दे विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड। वो नौबत आने से पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेगा पाकिस्तान, एंड इट इज गोइंग टू डिजास्टर। देखिए इंडिया इज नॉट इजराइल, बिकॉज इजराइल इज फुल्ली फंडेड एंड सपोर्टेड बाय अमेरिका पहले दिन से। आपको याद होगा अक्टूबर 8 को यूएस जनरल्स पहुंच गए थे, 20 बिलियन तो उन्होंने पहले ही 2 महीने में दे दिए। उसके बाद हथियार इतनी दिए, कोई हिसाब ही नहीं है। इंडिया को कौन देगा 20 बिलियन 30 बिलियन आपको खर्चा तो अटैक किया? नोबडी इज गोइंग टू गिव इंडिया मनी एट ऑल। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। हथियार थोड़े बहुत इजराइल देगा तो वो बेचेगा, अमेरिका भी नहीं देगा इनको, ना हथियार देगा ना ये पैसे देंगे टू फाइट पाकिस्तान। सो ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि इजराइल के, देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब ये जो लोग सोचते हैं कि हम इजराइल बने, इनको थोड़े दिन के लिए इजराइल को भेजें, फिर वो रेसिज्म के जब ये शिकार बनेंगे तो पता चलेगा कि हाउ दे विल बी ट्रीटेड। लेकिन इंडिया के लिए जो मिलिट्री ऑप्शन के लिए जो सबसे बड़ा डिजास्टर है, देखिए इकोनॉमी ग्लोबली इतने टर्मोइल में है कि इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग टू स्लो डाउन 2025 में। मतलब कुछ भी अगर ये ना करे तो भी वो 6.5 जो टारगेट है, इट इज नॉट गोइंग टू गेट इट। 6.3 6.0 हो सकता है, अनलेस डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरा रिवर्स करके ना वो 0 पे चले जाए, तो शायद इंडिया माइट मीट इट 6.5 वाला टारगेट एट द एंड। लेकिन अगर ये 10 दिन भी जंग चल जाती है सर, अगर 25-30 बिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं, तो सोचिए आपके उसके बाद वो डैमेज जो होगा उसको आप रिबिल्ड करें, इट विल अंडरमाइन इंडियन इकोनॉमी। और इट इज, इंडिया कांट अफोर्ड ए बिग वॉर एट दिस टाइम। मतलब आप कितना भी बात कर लें कि इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, पाकिस्तान के लिए तो इट विल बी ए टोटल डिजास्टर, एक बड़ी जंग अगर हो जाए। और आजकल देखिए आप रशिया यूक्रेन, क्या रशिया इज नॉट कमिंग आउट वेरी गुड, मतलब जीत रहा है, बट इट इज इकोनॉमी तो डूबी ही जा रही है ना, यूक्रेन तो तबाह हो गया। सो इट कुड बी समथिंग लाइक रशिया यूक्रेन, बट रशिया के पास दम है, 2-2.5 साल वो लड़ रहा है। कैन इंडिया हैव अ लॉन्ग वॉर? सोचिए आप 4-5 महीने अगर ये जंग चली और फिर दोनों तरफ लाशें वगैरह, इट इज अनथिंकेबल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि शायद कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल करें इंडिया, ड्रोन्स भी है इंडिया के पास, कुछ ड्रोन्स भेजेंगे, अटैक करेंगे, और फिर प्राइम मिनिस्टर कह देंगे कि हमने उनको सबक सिखा दिया, और फिर मीडिया बोलेगी वाह 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 वाह, एंड देन सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। क्या रूस भारत की इस बार मदद करने की स्थिति में है? 71 में जिस तरह से साथ आ गया था,
इन बीच के मतलब वर्षों में। जी। रशिया खुद, अगर रशिया की जंग चल ही रही है तो इट कैन नॉट इवन प्रोवाइड वो S-400 वगैरह जो इंडिया को अभी भी शायद बेचना, डिलीवर नहीं हुए। आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम रशिया। what India can expect is के it will provide it with moral support या statements। देखिए, as long as it is against terrorism, ये तो बड़े आसानी से बयान दे रहे हैं ना, लेकिन if it comes to Pakistan, they will have to think about it, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा यूक्रेन की मदद की है इस जंग में अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में। तो अगर रशियंस को वो बात याद है तो दे माइट हेल्प इंडिया आउट अ लिटिल बिट, बिकॉज इंडिया का जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। जो रीसप्लाई तोपें से लेके हवाई जहाज तक विल हैव टू कम फ्रॉम रशिया, एंड रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई ये, जितने भी चाहिए वो यूक्रेन में यूज करना चाह रहा है। आई होप के मतलब दे हैव मच मोर सीरियस डिस्कशन के पॉलिसी रिस्क के बारे में ज्यादा सोचे, पॉलिटिकल रिस्क के बारे में कम। अगर बिहार हार भी जाती है बीजेपी, इट्स नो बिग डील, मतलब उनकी इलेक्शन 2029 में है, अभी 4 साल और है। सो दे शुड नॉट थिंक ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क बट थिंक ऑफ पॉलिसी रिस्क विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू डोंट वांट टू, मतलब इंडिया का ठीक ठाक चल रहा है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5, फास्टेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट है। अलबत्ता कल कैलिफोर्निया ओवरटुक जापान, so now California is the 4th biggest economy in the world। हम कभी गिनते नहीं है उस तरह अलग, बट इंडिया इज एक्सपेक्टेड जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेगी। वो सारा डिरेल थोड़ी करना चाह रहे हैं वो एक, बट दे हैव टू थिंक कि मतलब कि क्या देखिए, 2 पॉलिसी फेलियर्स हो चुके हैं बड़े बड़े जिस पे अभी तक कोई गौर नहीं कर रहा। एक कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन साउथ एशिया इज ए कंप्लीट डिजास्टर, पूरी लेवल पे, हर लेवल पे फेल हो गई है। बांग्लादेश के साथ देख लिया आप, मालदीव के साथ देख लें या पाकिस्तान के साथ देख लें, नेपाल के साथ भी कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब टेंशंस इन इट्स ओन रीजन। फिर दूसरी ये कश्मीर की जो पॉलिसी है, अगर आप या तो कहें कि पूरा का पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान का है विद जीरो डोमेस्टिक सपोर्ट, अभी ऑलरेडी 2 बंदों को के घर वो तोड़ दिए हैं। So they are saying that there is a domestic support। Domestic support बारे में जो टेररिस्ट ने मारा एक्चुअली कि जो चेंज कर रहे हैं कश्मीर में, मतलब वो कुछ 80 या 85 हजार लोगों को बाहर कश्मीर में दिए गए 2019 के बाद से, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन को कश्मीर में डाइल्यूट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। दैट इज अ जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है फॉर दिस पर्टिकुलर अटैक। तो अगर ये बात सच, कुड नॉट वेरीफाई कि कौन है जो जाके में बस रहे हैं, सरकार का क्या रोल है उसमें, बट इफ दैट इज स्टेटमेंट, लोग नाखुश हो जाएंगे, उसके वजह से रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। और अगर इकोनॉमी कम हो जाती है कश्मीर की, मतलब उन्होंने 1-2 साल हेवी टूरिज्म का फायदा उठाया, अब सडनली इकोनॉमी अगर डाउन हो जाती है तो देन इट विल क्रिएट मोर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया टू मैनेज। तो दे हैव टू रीथिंक बोथ साउथ एशिया पॉलिसी भी और कश्मीर पॉलिसी भी। हाँ, मैं ये सवाल कर रहा था कि उड़ी के बाद जो भारत का रिएक्शन रहा या पुलवामा के, उसमें देखा गया कि 12 से 15 दिन का टाइम लेती है भारत सरकार कुछ तय करने में। अगले 12-15 दिन में क्या आपको लग रहा है किस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, द या क्रिटिकल 3-4 क्वेश्चन दिन इज तो निकल। टेररिस्ट को पकड़ते हैं या मारते हैं, वो दैट इज द की क्वेश्चन। अगर वो 15 दिन तक वो वैसे बच के भाग रहे हैं, इट विल बिकम एन एम्बैरेसमेंट। तो दैट इज वन इशू। वो जितना जल्द से जल्द पकड़े जाते हैं, दैट इज द चैलेंज। और दूसरा है कि जो अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया जो कर रही है, दे आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग ना। वो खुद से इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहे इंडिपेंडेंटली। तो जो खबरें आ रही है तो वो 2 चीजें कर रहे हैं, यानी पुरानी हिस्ट्री निकाल रहे हैं उरी से लेके पुलवामा तक और अभी, और दूसरी चीज ये कर रहे हैं कि वो बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बट एक बात जो मुसलसिल बाहर से आ रही है कि इफ इंडिया शट्स डाउन द वाटर सप्लाई,
तो उसका जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, दे विल हैव टू एक्सप्लेन डिप्लोमेटिकली. इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया टू गो एंड एक्सप्लेन, बिकॉज विदाउट फुली प्रूविंग कि पाकिस्तान वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से अभी फुली, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमको अभी इत्तला नहीं मिली कि दे हैव सस्पेंडेड द ट्रीटी. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पुशबैक डेफिनेटली होगा. इवन अगर ये प्रूफ कर देते ना कि वो टेररिस्ट लश्कर तैयबा के हैं, बट देन यू कांट लाइक, आप कराची के, लाहौर के लोगों को आप भूखा नहीं मार सकते, यू नो. सो दैट इज ए ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न. तो दे विल हैव टू बैलेंस इट. अभी तो वो पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक में जो गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा, और मोस्टली मीडिया चैनल्स, अब मैं देख रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात करने से पहले आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो सारे टीवी पे यही चल रहा है, यू नो, पहलगाम, हर वॉल टू वॉल कवरेज है. तो दे आर ट्राइंग टू मैनेज पब्लिक एंगर, और उसका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में इसके वजह से, और इस पोलराइजेशन का वो फ़ायदा उठा सकते हैं. एक मैं यहाँ पर एक कोई सीनियर पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, तो वो मुझे कह रहे थे कि दिस इज़ ए वेरी सीरियस इश्यू मुख्तदर, बिकॉज जो ये अपर मिडिल क्लास तबका है ना, ये जो कश्मीर में जाके पैसे खर्च करते हैं, मैं सुना कि बाज़ लोग तो 50,000 से ज़्यादा पर डे खर्च कर देते हैं ऑन दिस वेकेशन इन कश्मीर. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन समटाइम्स गोइंग टू यूरोप. तो ये मुझे नहीं पता था. तो ही वाज सेइंग कि जो लोग यहाँ पे शायद वेकेशन कर रहे हैं, दे आर अपर मिडिल क्लास, वेल एजुकेटेड, वेल ऑफ, और ये तबका वाज नॉट एज पोलराइज्ड बिफोर. तो कह रहे हैं कि वो तबके में भी अब पोलराइजेशन आ रहा है इस एपिसोड के वजह से, खास तौर से जो उन्होंने कहा कि भाई कलमा सुनाओ और उसके बाद मार दें. तो सो दैट दिस टारगेटिंग ऑफ हिंदूज इज क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा इन लोकल डोमेस्टिक इलेक्शंस में भी और ओवरऑल. सो दे आर ट्राइंग टू, मतलब वो दोनों हाथ से ये समेटना भी चाहते हैं, बट दे हैव टू आल्सो डील विद द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम ना, कि भाई आप जवाबी कार्रवाई करें. मतलब पाकिस्तान, खासतौर से जनरल मुनीर की वो जो स्पीच आई थी 2 हफ्ते पहले, वो ऑलरेडी मतलब पब्लिक का टेम्परेचर बढ़ा दिया था. अभी ठंडी भी नहीं हुई पब्लिक के ये एपिसोड हो गया, तो गुस्से पे गुस्सा आ गया है पब्लिक को. सो इट इज लाइक ए कैच 22 मोदी की सरकार के लिए. और ऊपर से राहुल गांधी जो यहाँ एक्चुअली भारत समिट आने वाले थे, उन्होंने वो कैंसिल करके वो पहलगाम चले गए. ही इज मीटिंग विद द विक्टिम्स फैमिलीज, और मोदी साहब बिहार में कैंपेन कर रहे हैं. So that is also going to become a challenge to them to handle कि भाई opposition इस बार कैसा बात कर रही है. और पहली बार मैंने देखा कि opposition ने वाकई में substantively बातें की about intelligence failure और security failure के बारे में. हालांकि they are supporting the government in response, which is a very good thing कि at least मुल्क थोड़ा united है across the board on these issues. तो जी, ये अभी डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी टेलीविजन को जो कहा, उसको लेकर पाकिस्तान में काफी बवाल है कि उन्होंने स्वीकार किया हमने अमेरिका के लिए बहुत सारे गंदे काम किए. तो टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो रही थी, और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और इसको लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा है कि उन्हें ये करना चाहिए था क्या. और एक तरह की ये स्वीकारोक्ति की तरह भी हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि हाँ, आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे, आपका डिफेंस मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है. तो उसके दो चीजें हैं सर. मतलब आर दे सेइंग के दिस पाकिस्तान डिड दिस फॉर द यूएस? इसमें यूएस की क्या इंटरेस्ट है? कश्मीर को लेके तो यूएस का कोई चीज नहीं है. तो अगर पाकिस्तान ने दूसरी चीजें जो अफगानिस्तान में किए हैं अमेरिका के लिए, तो ये पहली बात नहीं है. ये तो इमरान खान बार बार कह रहे थे कि हमने हमारे पब्लिक को 80,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के लिए मारा है, वी विल नॉट डू दिस. मुझे रिजीम चेंज करवाया इसलिए कि आई वाज रिफ्यूज टू डू अमेरिकाज डर्टी वर्क. तो ये तो कोई राज की बात नहीं है. बट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान के बाज़ बयानात से ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इज़ रीथिंकिंग इट्स पोजीशन. क्योंकि एक दो स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने सिंपैथी जाहिर की टुवर्ड्स द विक्टिम्स और उनके फैमिलीज़ की तरफ. और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर एक्नॉलेजिंग के मतलब कि दिस इज़ ए वेरी ट्रैजिक इवेंट.
तो मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ से इनिशियली जवाब तो दे दिए, अब वो टेम्परेचर थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक नुकसान तो ये हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पीस सीज फायर था 2021 से, वो ख़त्म हो गया ना, कि फायरिंग उन्होंने कर दी पाकिस्तानी। एटलीस्ट इंडिया के मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो स्मॉल आर्म फायर्स पहले पाकिस्तान ने की, उसके जवाब में इंडिया ने भी फायर कर दी। तो पिछले 4 साल से जो वेस्टर्न फ्रंट इंडिया का खामोश था, वो अब नहीं है। देखिए, जियोपॉलिटिकली इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। अगर आप एक हफ्ता पहले जब मोहम्मद यूनुस ने चाइना को दावत दी कि आप आए चिकन नेक को सिलीगुड़ी के पास आके आप अपना बेस बनाए, इस तरह के जो बयानात हुए, तो इंडिया एक्चुअली मोबिलाइज ना, एयर डिफेंस सिस्टम्स को ले जाकर वहाँ पे फौजें वगैरह तैयार की। तो अब इंडिया के 2 नहीं 3 फ्रंट्स हो गए फ्रॉम ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब चाइना का अभी भी डीमोबिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है लद्दाख में, फिर वो एक फ्रंट है, फिर ये बांग्लादेश का एक फ्रंट बन गया है। और अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो देन इंडिया विल हैव टू ट्राई टू क्लोज इट्स बॉर्डर, बिकॉज काफ़ी रेफ्यूजीज आने वाले हैं वहाँ से। सो इंडिया हैव 3 फ्रंट्स विच आर एक्टिव, जिसमें चाइना का रोल है। और ये दोनों मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दे आर द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ चाइनीज वेपन्स। तो एक किस्म से चाइना के लिए तो ये मतलब इट विल बी बेनिफिशियल। मतलब देयर मस्ट बी पीपल इन चाइना जो सोच रहे होंगे कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके इंडिया से थोड़ा बहुत झड़पें करते हैं तो हमारे लिए तो बेहतर है, हम हथियार बेचेंगे दोनों को, और वैसे इंडिया भी कमजोर होते रहेगा। सो इंडिया हैज टू थिंक दिस थ्रू केयरफुली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस जंग वंग होने वाली है फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ इट। एक छोटा मोटा वो करेंगे कोशिश, मतलब नौटंकी, जिसके से पब्लिक खुश हो जाए बस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू।